तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? मस्त होगे, जबरदस्त होगे। मुझे तो आशा यही है। बतलाना जरूर कैसे हो तुम लोग। बिल्कुल बतलाना बच्चों। और एक बात जानते हो, हमें मस्ती में रहनी चाहिए, खुश रहनी चाहिए। जानते हो, खुश रहने से हमारे शरीर में एक क्या कह सकते हो, हार्मोन जनरेट होती है। और वह हार्मोन हमारे स्किन को, हमारे फेस को ग्लोइंग बनाता है, एक चमक लाता है हमारे शरीर पर। इसलिए बच्चों, हम लोगों को खुश रहना चाहिए, मायूस नहीं होनी चाहिए, दुखी नहीं होनी चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। एक बात जानते हो, बतला देते तुम लोगों को, अगर तुम मुस्कुराते रहोगे ना तो तुम्हारे तरफ आदमी अट्रैक्ट होंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे, दोस्त ज़्यादा बनेंगे। अगर तुम रोते रहोगे तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। याद रखना, रोता हुआ आदमी को कोई टच नहीं करता, देखना भी नहीं चाहता है। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो तुम्हारे पास दोस्त भी आएंगे, दुश्मन भी दोस्त बन करके आएंगे। इसलिए कभी रोना नहीं है, मायूस नहीं होना है, एकदम खुश रहना है, हैप्पी रहना है। एकदम जैसे ही खुश रहोगे शरीर पर एक अलग प्रकार की चमक होगी, क्योंकि खुश रहने से हमारे मस्तिष्क में एक क्या कह सकते हो, हार्मोन जनरेट होती है जो हमारे शरीर पर ग्लो लाती है। याद रखना इस बात को। तो बच्चों, चलते हैं हम लोग, एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। आप कहोगे सर वह कौन सा टॉपिक है, तो चलो देख लिया जाए कि आखिर वह टॉपिक है कौन सा। तो बच्चों, आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ की बात पहले भी कर चुके हैं हम लोग। अगर कहोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर से हम उस पर क्लास ले लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सिंपल तरीके से अगर समझा जाए बच्चों, तो अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो वह बॉडी भी हम पर उतना ही फोर्स लगाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब बतलाते हैं तुमको। मेरे पास यहां एक चेयर है, लेकर के आते हैं। पता नहीं तुम लोगों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कोशिश करते हैं। एक चेयर हमको बगल में मिला, दिख रहा होगा तुम लोगों को। अब सपोज करो कि इस चेयर को हम 5 न्यूटन के फोर्स से आगे पुश करते हैं, धकेलते हैं। तो हम जब इसको 5 न्यूटन के फोर्स से आगे पुश करेंगे तो यह चेयर भी हम पर 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जब हम इस पर 5 न्यूटन का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे तो यह चेयर हम पर 5 न्यूटन का फोर्स ही बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। अब हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसे कहा जाता है एक्शन। क्या कहा जाता है? एक्शन। लेकिन चेयर जो हम पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है उसे कहा जाता है रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वह हुआ एक्शन। इस चेयर ने हम पर 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में, वह हुआ रिएक्शन। तो पहली बात कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है। हम जब 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे दैट इज कॉल्ड एक्शन। चेयर जो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो पहली बात, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है। दूसरी बात कि हम जो लगा रहे हैं वह एक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और हम पर जो रिएक्शन लग रहा है चेयर के द्वारा वह बैकवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब कि एक्शन और रिएक्शन अपोजिट होता है। तो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है। इसे कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
हम लोग इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो पहले से हम लोगों को पता नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। समझे बात को कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा? अपोजिट। इसे हम एक छोटे से डायग्राम से समझाते हैं। जैसे बच्चों, सपोज करो यह एक सरफेस है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस सरफेस पर दो बॉडी को रख देते हैं, दो ब्लॉक लेते हैं। सॉरी बच्चों, एक ब्लॉक है हमारा ए, और इसके कांटेक्ट में एक दूसरा ब्लॉक रख देते हैं हम लोग, यह ब्लॉक है बी। सपोज कर लेते हैं बच्चों कि यह जो ए है बी पर एफ ए फोर्स लगाता है। ए बी पर जो फोर्स लगाता हुआ क्या है? एफ ए। अब बी ए पर जो फोर्स लगाता है बच्चों, सपोज कर लेते हैं वह है एफ बी। अब यह जो बच्चों एफ ए है, इसे तुम लोग एक्शन नाम दोगे, और यह जो एफ बी है बच्चों, इसे तुम लोग नाम दोगे रिएक्शन। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यह लॉ कहता है कि एफ ए और एफ बी मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। यानी बच्चों एफ ए इक्वल्स होगा माइनस एफ बी, एफ ए इक्वल्स माइनस एफ बी। यह है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एक्शन रिएक्शन होगा तो इक्वल, लेकिन यह जो माइनस है यह बतलाता है कि अपोजिट होता है। तो हम यहां लिख देते हैं कि निगेटिव साइन shows that action and reaction are opposite to each other। बच्चों यहां जो निगेटिव साइन है यह बतलाता है कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। समझे बात को? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अगर समराइज करना है तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी एफ ए इक्वल्स माइनस एफ बी हो जाएगा। यहाँ जो निगेटिव साइन है वह दर्शाता है कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब बच्चों चलते हैं मेन बात पर, GKP यानी गोल्डन की पॉइंट्स। सबसे पहले बच्चों एक बात बतलाओ, तुम लोग न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकेंड लॉ पढ़ा, आखिर थर्ड लॉ पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? बतला सकते हो क्यों?
कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़े, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े, तो फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? बच्चों बतलाते हैं। फर्स्ट लॉ से फोर्स का डिफिनेशन प्राप्त होता है, सेकेंड लॉ से फोर्स का मेजरमेंट होता है, थर्ड लॉ से फोर्स का नेचर पता चलता है। समझे बात को? फर्स्ट लॉ से फोर्स का डिफिनेशन, सेकेंड लॉ से फोर्स का मेजरमेंट और थर्ड लॉ से फोर्स का नेचर। तो बच्चों थर्ड लॉ जो दिया गया न्यूटन साहब के द्वारा, वह दिया गया फोर्स का नेचर को बतलाने के लिए। क्या बतलाने के लिए? फोर्स का नेचर। तो अगर तुमसे कोई ऐसा क्वेश्चन करे कि न्यूटन साहब ने मोशन का फर्स्ट लॉ दिए, सेकेंड लॉ दिए, तो फिर थर्ड लॉ देने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो बोलेंगे सर फर्स्ट लॉ से फोर्स का डिफिनेशन प्राप्त होता है, सेकेंड लॉ से मेजरमेंट, और फोर्स का नेचर बतलाने के लिए दिया गया थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ गिव्स द नेचर ऑफ फोर्स। समझे बात को? तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों, दिस लॉ gives the nature of force। अब बच्चों एक बात बतलाओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं लेकिन वह बॉडी हम पर फोर्स नहीं लगाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो वह बॉडी भी हम पर फोर्स लगाएगा ही। इसका मतलब यह है कि नेचर में सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, एकल फोर्स का अस्तित्व नहीं है। तो हम लोगों को लिखना होगा बच्चों सेकेंड पॉइंट में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ single force can't exist in the nature। इस लॉ के अनुसार बच्चों हमारा नेचर में सिंगल फोर्स का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है, एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता है। सीधा सा बात है, हम लगाएंगे एक्शन तो दूसरा हम पर लगाएगा रिएक्शन। मतलब फोर्स हमेशा पेयर्स में होंगे। किस में होंगे? पेयर्स में। तो हम लोग बच्चों लिखना होगा फोर्सेज always exist in pairs। पेयर्स जानते हो ना, जोड़े, in pairs and are called action reaction pairs। जो तो बच्चों फोर्स जो हमारा नेचर में एग्जिस्ट करता है वह हमेशा पेयर्स में होता है, जोड़े में होता है, कपल में होता है। उसे हम लोग कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर्स। क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर्स। तो पहली बात कि न्यूटन साहब का जो थर्ड लॉ है वह फोर्स के नेचर को बतलाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा नेचर में सिंगल फोर्स का होना पॉसिबल नहीं है। फोर्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, जिसे एक्शन रिएक्शन पेयर्स कहा जाएगा। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों से डिस्कस करेंगे। अब क्या डिस्कस करने वाले हैं यह देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, मेरे पास अभी सुविधा के लिए यही है तो हम इसी का यूज करते हैं। बच्चों यह चेयर है। तुम्हें अब तक तो पता चल चुका होगा कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस पर जितना फोर्स लगाएंगे यह भी अपवार्ड डायरेक्शन में हम पर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो फिर यह बॉडी आगे क्यों बढ़ रही है? इसमें मोशन क्यों आ रहा है? बतला सकते हो कोई?
हम जितना फोर्स आगे लगा रहे हैं या चेयर भी हम पर जब उतना फोर्स पीछे लगा रहा है तो बच्चों इसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसे रुका हुआ होना चाहिए। तो फिर यह मोशन में क्यों आती है, यह क्यों आगे बढ़ती है, कारण बतला सकते हो? अच्छा चलो दूसरे तरीके से मान लो तुम्हारे गांव में या तुम्हारे शहर में, तुम जहां रहते हो तुम्हारे घर के पास कोई साहब आ रहे हैं कार से, उसकी कार खराब हो गई, वे साहब तुमसे रिक्वेस्ट किए, तुम 3-4 दोस्त जाकर के उस कार को धकेलना शुरू करते हो। अब उस कार पर पीछे से जितना फोर्स लगा रहे हो, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार कार भी तुम पर उतना ही फोर्स पीछे की ओर लगा रहा होगा। तो फिर कार आगे बढ़ती क्यों है? रीजन जानते हो इसका? इसका रीजन यह है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं करता है। अगर बैलेंस करता, अगर बच्चों बैलेंस करता तो याद रखो कोई बॉडी मूव करता ही नहीं, मोशन उसमें होती ही नहीं। अगर एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर लेता तब तुम फोर्स लगाते लेकिन बॉडी मूव नहीं करता। तो बच्चों इसका रीजन है एक्शन रिएक्शन फोर्सेज कैन नेवर बैलेंस ईच अदर। अब बच्चों जब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, अब कितनी की चर्चा करें बतलो। तुम लोग फिश को यानी मछली को पानी में स्विम करते हुए, तैरते हुए देखा होगा। तो मछली जो तैरती है तो अपने ग्लाइडर से, साइड में जो पंखी टाइप का होता है, उससे बच्चों पहले पानी को पीछे धकेलती है और तब वह आगे बढ़ पाती है। तो आगे बढ़ने के लिए पानी को पीछे धकेलना पड़ता है। वहां पर भी सेम लॉ अप्लाई होता है कि एक्शन और रिएक्शन, पानी को वह पीछे धकेलती है तो वह आगे बढ़ती है। तुम लोग बच्चों कार ड्राइव करते हो, मोटरसाइकिल ड्राइव करते हो, रोड पर जब चलाते हो ना, तो वहां जो टायर होता है वह रोड पर बैकवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक कांटेक्ट फोर्स लगाती है और तब जब उस पर रिएक्शन फोर्स लगता है तब वह आगे बढ़ पाती है। तो वहां पर भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। तो इसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसे किसी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तुम लोग इतना को ध्यान रखना, हमें उम्मीद है कि इससे तुम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। तो आगे नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।